नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप भैया अकेडमी में। मैं संदीप भारद्वाज, आपका मेंटर, आपका टीचर। आज आपको क्लास 8 की न्यायपालिका चैप्टर नंबर 4 में जो टॉपिक है विधि व्यवस्था की भिन्न शाखाएं कौन सी है, इस बिंदु पर बात करेंगे आज हम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और कोई क्वेरीज हो तो कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी वीडियो को। तो प्यारे बच्चों, टॉपिक है विधि व्यवस्था की भिन्न शाखाएं कौन सी हैं। देखो, विधि व्यवस्था क्या होती है? देखो, विधि एक तरह से कानून व्यवस्था कह सकते हैं इसे हम, कि कानून व्यवस्था को जो भिन्न शाखाएं कौन कौन सी होती है, मतलब समाज में जो भी हमें विधि वो व्यवस्था बनानी है, या फिर एक आप कह सकते हो विधि एक तरीके से एक नियम कह सकते हो, एक व्यवस्था है जो हम समाज में उसे बनाए रखते हैं। इसे बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर। एक तरीके से आप कह सकते हो जो लॉ एंड ऑर्डर है हम उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो कह रहा है कि जो दहेज हत्या का मामला है वो समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। दहेज हत्या, दहेज को लेकर हत्या करना, और यह एक आपराधिक मामला है और यह फौजदारी कानून का उल्लंघन है। तो फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था में दीवानी कानून भी है। कौन सा कानून है? दीवानी कानून भी। तो फौजदारी कानून हो गया या सिविल लॉ जिसे कहते हैं, के मामले में देखिए फौजदारी और दीवानी कानून के बीच फर्क को समझने के लिए नीचे तालिका को देख सकते हैं। देखो भाई, हमारे पास दो व्यवस्था है, दो विधि। एक तो फौजदारी कानून, एक है दीवानी कानून। फौजदारी कानून को आपराधिक, जब सिंपल सी बात है, इसमें वो क्रियाएं शामिल होती हैं, वो चीजें आती हैं, वो क्रियाएं आती हैं जिनमें अपराध दिखे, जिनमें अपराध दिखे मतलब आपराधिक मामले आते हैं। ठीक है, कौन से मामले आते हैं? आपराधिक मामले आते हैं। और इसमें वो मामले आते हैं जो हमेशा सिंपल से आप कह सकते हो कि जो आपराधिक मामले नहीं है। ठीक है, इसमें आपराधिक मामले आ गए और इसमें व्यक्ति विशेष से संबंधित फैसले आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे समझ में फौजदारी कानून, फौज मतलब आपराधिक, आपराधिक मतलब जिसने अपराध किया हो। अब देखो अपराध कौन कौन से होते हैं, जैसे चोरी कर लिया ये क्या अपराध है, दहेज के लिए औरत को तंग करना ये भी अपराध है, और हत्या करना ये भी अपराध है। ठीक है, हत्या हो रही है, चोरी हो रही है गाड़ियों की, मतलब ये सारी कंडीशन आ रही है आपराधिक मामलों में। तो ये सब क्या है? अपराध है और आपराधिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। ठीक है, हम पहले फौजदारी को समझ लेते हैं, उसके बाद दीवानी को समझ लेंगे, या फिर दोनों को एक वाइस वर्सा समझते हैं कि तो इसमें कौन से मामले आते हैं? इसमें आपराधिक क्रियाएं आती है। इसमें कौन सी क्रिया आती है? इसमें कौन से मामले आते हैं? आपराधिक क्रियाएं आती हैं जिन्हें कानून में अपराध माना जाता है, जैसे औरतों को तंग करना, चोरी करना, हत्या करना इत्यादि। और दीवानी कानून के अंतर्गत क्या आता है? दीवानी कानून के अंतर्गत आता है कि व्यक्ति विशेष के अधिकारों का उल्लंघन होता हो या अवहेलना होती हो, वो दीवानी कानून के अंतर्गत आता है। जैसे कि तलाक लेना, किराए से संबंधित मामले हो गए, खरीदारी करते समय एमआरपी कुछ और है, आप किसी और चीज बेच रहे हैं, उपभोक्ता के अंतर्गत ये सारा खरीद अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, जमीन की बिक्री को लेकर भी हो सकता है। इस तरह से जितने विवाद है ये किसके अंतर्गत आते हैं? दीवानी कानून के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए आगे समझते हैं कि कि जो आपराधिक है, यानी कि जो फौजदारी कानून है, ठीक है, आपराधिक कानून भी कह सकते हैं, आपराधिक कानून भी इसे कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले होता क्या है? इसमें होता है सबसे पहले एफआईआर होती है। इसमें सबसे पहले क्या होती है? एफआईआर दर्ज की जाती है। ये कहाँ होती है? पुलिस स्टेशन में। ठीक है, कहाँ होती है? और इसके अंदर दीवानी कानून के अंतर्गत क्या होता है? एक अपील जारी, एक याचिका दायर की जाती है। ठीक है, ठीक है, क्या दायर की जाती है? याचिका दायर की जाती है, याचिका दायर की। कहाँ पर? न्यायालय में।
किसके द्वारा? जो भी कह सकते हो जो प्रभावित पक्ष है, या फिर आप कह सकते हो पीड़ित के द्वारा। चाहे वो पीड़ित कोई भी हो सकता है, किसी मामले में हो सकता है, जनक। यहाँ एफआईआर कौन दर्ज कराता है भाई? यहाँ कोई भी किसी को कोई दर्ज नहीं करा रहा, दर्ज करानी पड़ती है। यदि आपको साथ में किसी ने मार दिया, हत्या की, एक कंडीशन है, चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। चोर पकड़ेगा तो सबसे पहले उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, तब उसके बाद कोई कानूनी कार्रवाई होगी। अब देखो एफआईआर दर्ज हो गई, इसके बाद क्या होता है? कह रहा है कि पुलिस क्या करती? जांच करती। क्या करती है? जांच करती है, ठीक है। और जांच करने के बाद उसे कहाँ ले जाती है? कोर्ट ले जाती है। कहाँ ले जाती है? कोर्ट ले जाती है। तब फैसला आता है, और जज साहब क्या सुनाती है? फैसला सुनाती है, ठीक है। यहाँ पर दीवानी कानून के अंदर क्या क्या होता है कि अगर मकान मालिक किराए से संबंधित कोई मामला चल रहा है, तो भैया वो मकान मालिक किराएदार दोनों पर मुकदमा दायर कर सकती है, और दोनों को बोल सकती है भाई आप या तो किराया दीजिए, या फिर आप क्या करिए? किराया तो देना पड़ेगा, या फिर उन्हें आप रहने दीजिए, मकान मालिक को कहते हैं। तो किसी भी कंडीशन में, तो यहाँ जो मामला चल रहा है वो चल रहा है न्यायालय में ही चल रहा है। तो लेकिन यहाँ फैसला को चला के यहाँ पहले जांच होती है, उसके बाद कोर्ट में जाता है, फिर फैसला सुनाया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है, यहाँ देख लेते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या होता है? प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है। एफआईआर दर्ज, प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर को कहा जाता है, और दर्ज कराई गई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है, मैंने जैसे लिखा जांच करती है, और उसके बाद अदालत में केस फाइल कर देती है, कोर्ट में केस चला जाता है। और अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है, उसे जुर्माना भी लगाया जा सकता है, तो कोर्ट अपना फैसला सुना देती है, ठीक है। लेकिन दीवानी कानून में क्या है? प्रभावित पक्ष की ओर से, मतलब जो भी पीड़ित पक्ष है उसके न्यायालय में एक याचिका दायर कराई जाती है, वही याचिका दायर कर दी, ठीक है। अगर मामले में किराएदार से संबंधित है, ठीक है, किराए से संबंधित मकान मालिक का रिश्तेदार दोनों को मुकदमा दायर कर सकता है। तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकते, दोनों ही पक्ष इसमें मुकदमा दायर कर सकते हैं, ठीक है। और अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए कि अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है, तो अदालत ये आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे या बकाया राशि चुकाए दे। कब? लेकिन जब विवाद होगा तो, ठीक है। इस तरीके से दोनों चीजें व्यवस्था आपस में चलती है। प्रॉपर्टी को लेकर भी हो सकता है विवाद, ठीक है। अब प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उस चीज को लेकर विवाद बन गया। तो ये जो चीजें, ऐसी कंडीशन दीवानी कानून के अंतर्गत आती है जहां अपराध की कोई सीमा नहीं, जहां अपराध ना किया हो, अपराध करके जाए, चोरी कर ली, डकैती कर ली, हत्या कर दी, मार दिया, दहेज ले लिया, परेशान करे औरतों को, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है? फौजदारी कानून के अंतर्गत, आधार आपराधिक कानून के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये कुछ है कानूनी शाखा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तालिका भरने, कुछ लड़के स्कूल जाते हो कि लड़कियों को हर रोज परेशान करते हैं, तो कौन सी शाखा के अंतर्गत आती है? भाई परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, देख लो कौन सी है? आपराधिक है, ठीक है। किराएदार को मकान खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, वह मकान मालिक के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर देता है, तो कहाँ से आ रही है? दीवानी कानून के अंतर्गत, ठीक है। अपनाई जाने वाली प्रक्रिया कौन सी? एफआईआर होगी इसमें सबसे पहले, और यहाँ पे याचिका दायर की जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये है। तो इस छोटा सा टॉपिक था, इसमें ज्यादा टॉपिक नहीं। अगले टॉपिक हम बात करेंगे क्या हर व्यक्ति की शरण, क्या व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है, और वो भी हर व्यक्ति, अमीर है या गरीब, सब व्यक्ति की बात हो रही है, क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।